बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे लॉजिक पे। और फिर इसकी टाइप्स देखेंगे और इसके बाद कुछ डेफिनेशंस पे बात करेंगे, उनको समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिक है कि लॉजिक होती क्या है। तो असल में लॉजिक जो है वो एक स्टडी है फॉर्मल रीजनिंग की, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हम रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं। यानी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम रिजल्ट्स जब ड्रॉ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ फॉर्मल रीजनिंग बेस्ड अपॉन स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशंस। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है इंडक्टिव लॉजिक और दूसरी है बच्चों हमारे पास डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या होती है और डिडक्टिव लॉजिक क्या होती है, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास जो इंडक्टिव लॉजिक है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनसे हम रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं, जिनसे हम रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। तो जिनसे हम ये कहना चाहिए कि जिनसे हम रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रिजल्ट्स ड्रॉ करें फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम limited number of observations or experiences, जब हम इन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो इस लॉजिक को हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक या फिर इंडक्शन। लेकिन अगर हमारे पास वेल डिफाइंड और वेल नोन और एक्सेप्टेड कुछ फैक्ट्स हों और ऑब्जर्वेशंस हों तो अब उनसे अगर हम कुछ रिजल्ट्स को ड्रॉ करेंगे तो उसे हम बोलेंगे डिडक्शन या फिर डिडक्टिव लॉजिक। यानी अब हमारे पास एक्सेप्टेड एंड वेल नोन फैक्ट्स मौजूद हैं तो इनसे अगर हम रिजल्ट्स को ड्रॉ करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास डिडक्टिव लॉजिक है। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसको सर में दर्द थी, तो डॉक्टर को उसने जाकर बताया कि मेरे सर में ऐसा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी। अब डॉक्टर ने जब उसको दवाई दे दी तो डॉक्टर उस दर्द के बारे में वेल नोन फैक्ट्स को जानता है और उसने एक स्टडी की है और उसके पीछे इसका एक नॉलेज मौजूद है। तो अब डॉक्टर जब उसको कोई पिल्स वगैरह सजेस्ट करेगा, कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा और वहाँ से उसको एक कोई मेडिसिन देगा तो ये जो होगी ये डिडक्टिव लॉजिक होगी। और अब फ़र्ज़ करें उसको 2 दफ़ा दर्द हुआ और उसने जाके डॉक्टर से दवाई ली और डॉक्टर ने उसको वही दोबारा गोली दे दी। अब फ़र्ज़ करें किसी दूसरे को दर्द हुई और वो आदमी जो पहले वाला था जो डॉक्टर से दवाई लेके आया था उसने कहा कि देखो मुझे सर में दर्द हुआ था और मैं जाके डॉक्टर के पास मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी है, तुम भी यही खा लो। अब उसने क्या किया, उसने तो सिर्फ 2 दफ़ा जो दवाई मिली उसी ने वही दवाई से रिज़ल्ट निकाल लिया कि जो कि मुझे आराम आ गया था अब तुम्हें भी आराम आ जाएगा और तुम भी इसी को यूज़ कर लो। तो ये है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस से रिजल्ट्स को ड्रॉ करना। तो अब उस आदमी ने, वो जो पेशेंट था, उसने जो रिजल्ट ड्रॉ किया है 2 दफ़ा मेडिसिन खाने से, ये इंडक्टिव लॉजिक है और जो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था वो डिडक्टिव लॉजिक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं कि जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं।
यानी हम ये कह सकते हैं कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशंस कम्प्लीटली लिखवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ और ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, which may be true or false। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 इज इक्वल टू 5 तो ये एक सेंटेंस है और ये फॉल्स है, और अगर हम कहते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 तो इसको हम ट्रू कहेंगे क्योंकि ये 5 इज इक्वल टू 5 होता है। तो ये सेंटेंसेस ने इसको हम ट्रू कह सकते हैं और इसको हम फॉल्स कह सकते हैं। या फ़र्ज़ करें बाहर धूप नहीं निकली हुई और कोई कहता है कि बाहर धूप निकली हुई है तो उसका ये सेंटेंस फॉल्स है। और इसी तरह अगर बाहर धूप निकली हुई है और किसी ने कहा कि बाहर धूप निकली हुई है तो ये उसका, चूँकि जो बात उसने की है वो ठीक है, वो ट्रू है, तो इसको हम एक प्रोपोजिशन मानेंगे क्योंकि हम इसको ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। और बात चीज़ें होती हैं जिनको हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी कहता है दरवाज़ा खोल दो, अब उसने तो ये एक ऑर्डर दिया है कि दरवाज़ा खोल दो, तो इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कह सकते क्योंकि इसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। दरवाज़ा खोल दो ना तो इसको ट्रू कहा जा सकता है और ना इसको फॉल्स कहा जा सकता है, तो इसलिए ये हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है अरिस्टोटेलियन लॉजिक एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं हम। एक हमारे पास है अरिस्टोटेलियन लॉजिक और एक है नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक कौन सी होगी? ये डिडक्टिव लॉजिक होगी। पहले तो ये बात समझें कि ये दोनों डिडक्टिव लॉजिक्स हैं और ये भी डिडक्टिव लॉजिक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है इसमें जो डिडक्टिव लॉजिक होगी वो ऑलवेज रिकॉर्डेड होगी ट्रू और फॉल्स, यानी इसको हमेशा जो भी इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी उनको हम ये ट्रू कह सकेंगे या फिर फॉल्स कह सकेंगे, और इसके अंदर कोई थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होगी। जैसे किसी ने कह दिया कि a इज इक्वल टू बी, तो अगर a इक्वल टू बी होगा तो इसको हम ट्रू कहेंगे, और अगर a बी के इक्वल नहीं होगा तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे। और इसके अंदर कोई थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये डिडक्शन है वेल नोन फैक्ट्स के अंदर, और जो हमारे पास एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए ये बता रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो डिडक्टिव लॉजिक विच इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज़ नो थर्ड पॉसिबिलिटी, उसे हम बोलते हैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक। और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कौन सी होगी? वो भी डिडक्टिव लॉजिक होगी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास थर्ड और फोर्थ या इससे भी ज़्यादा या और मोर या इससे भी ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी स्टेटमेंट के बारे में। जैसे फ़र्ज़ करें बच्चों किसी ने, जैसे स्टैट के अंदर सोशल साइंसेस के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम सिर्फ दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है, और ऐसी कैटेगरीज जो एक्सक्लूसिव हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, उनके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे किसी ने अगर एक डाइस को उछाला, यानी लूडो के दाने को किसी ने फेंका, तो अब यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ है। उसके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, तो यहाँ पे तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। तो ऐसी लॉजिक जो होती है उसे हम बोलते हैं नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अच्छा, अब आप लोग ये समझे कि हमने जो प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा, प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होगी जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं।
तो ऐसी जो हमारे पास प्रपोजिशन होती हैं उनको हम डिनोट करते हैं सिंबल्स P, Q, R वगैरह से हम इनको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास प्रपोजिशन होती हैं, हमेशा प्रपोजिशंस जो होंगी उनको हम डिनोट किया करेंगे P, Q, R, और अगर हमें और भी करना पड़े तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। इस तरह हम इनको डिनोट करते हैं। अब इनके अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, जिनके अंदर सबसे पहला हमारे पास ऑपरेशन है नेगेशन। नेगेशन का मतलब हमारे पास क्या होगा, किसी स्टेटमेंट का जो नेगेशन है उसको हम डिनोट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट P इज़ नॉट P, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें P डिनोट कर रहा है कि द डोर इज़ ओपन, द डोर इज़ ओपन, तो फिर नॉट P जो होगा उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा द डोर इज़ नॉट ओपन, इज़ नॉट ओपन। यानी जो निगेशन होगा उसका मतलब होता है इट इज़ नॉट द केस। P का मतलब है द डोर इज़ ओपन, तो नॉट P का मतलब है इट इज़ नॉट द केस डैट द डोर इज़ ओपन, या फिर हम इसको हमने सीधा करके लिख दिया कि द डोर इज़ नॉट ओपन। इसी तरह अगर हमारे पास Q होता और Q डिनोट कर रहा होता कि द लाइट इज़ ऑफ, तो नेगेशन Q का फिर क्या मतलब होता, इट इज़ नॉट द केस डैट द लाइट इज़ ऑफ, तो फिर क्या मतलब है, द लाइट इज़ ऑन। तो ये हमारे पास नेगेशन का कॉन्सेप्ट है, और ये जितनी भी हमारे पास प्रपोजिशंस होंगी और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे उनके लिए हम ट्रुथ टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। अब ट्रुथ टेबल्स को कैसे जनरेट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। पहले फ़र्ज़ करें अब जो आपके पास एक प्रपोजिशन है सिर्फ, तो अगर आपके पास एक प्रपोजिशन होगी, अगर आपके पास सिर्फ एक प्रपोजिशन है P और उसका आप बनाना चाह रहे हैं, ट्रुथ टेबल बनाना चाह रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P और उसके नीचे अब कितनी स्टेटमेंट्स को आप लिखेंगे, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस P के लिए, तो इसके लिए सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट जितनी हमारे पास प्रपोजिशन होगी 2 की पावर, अब ये कितनी प्रपोजिशन हैं, एक, तो 2 की पावर 1, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों 2, तो इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम P को लिखेंगे और नीचे ट्रू और फॉल्स लिख देंगे। और अब हमने अभी पढ़ा नेगेशन P, तो नेगेशन P के अंदर क्या होता है कि जब P ट्रू होगा तो नेगेशन P फॉल्स होगा, और जब P फॉल्स होगा तो नेगेशन P ट्रू होगा। तो इस तरह से हम ट्रुथ टेबल को जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दो प्रपोजिशन होती, एक P होती और एक Q होती, तो अब चूंकि ये दो हैं तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमारे पास जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी आएंगी, 2 की पावर 2 4 आएंगी। तो हम जब इसका बनाएंगे ट्रुथ टेबल तो वो किस तरह का बनेगा, यहाँ पे हम बनाएंगे P और यहाँ पे हम लिखेंगे Q। अब सबसे यहाँ पे चूंकि 4 हैं तो आधी ट्रू लिखेंगे आधी फॉल्स लिखेंगे, तो यहाँ ट्रू लिख लिया हमने, ट्रू, फिर ट्रू लिख लिया और फॉल्स और फिर फॉल्स। देखिए हमने आधी जो स्टेटमेंट थी उनको ट्रू लिखा है, आधी फॉल्स लिखा है। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास जो Q होगा
उस पर इनको हाफ कर देंगे। पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स थी, अब 1 ट्रू 1 फॉल्स और 1 ट्रू और 1 फॉल्स लिखेंगे। और यहाँ पे जो भी हमने इस पे ऑपरेशन लगाना होगा और का या एंड का ऑपरेशन जो भी लगाना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होती है दो स्टेटमेंट्स की, उन्हें हम बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं P एंड Q से। और याद रखें ये उसी वक्त ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू होंगी। एंड आ रहा है यहाँ पे, यानी P एंड Q, P भी ट्रू होगा Q भी ट्रू होगा तो उस वक्त एंड ट्रू होगा, अदरवाइज ये एंड फॉल्स हो जाएगा। P एंड जो Q है कंजंक्शन जो है टू स्टेटमेंट्स का, वो फॉल्स होगा। मैं अभी इसका आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास बच्चों है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, डिनोट करेंगे P और Q से, इसको डिनोट करेंगे। इसका मतलब होगा P और Q, मतलब फर्ज करें कि P का मतलब है द डोर इज ओपन और Q का मतलब है द लाइट इज टर्न्ड ऑन। अब अगर हम ये कहते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट जल रही है, या लाइट जल रही है, इसका मतलब है या, और यहाँ पे आएगा और। अब अगर कोई आदमी कहता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट जल रही है, दोनों बातें अगर मौजूद हैं तो फिर ये ट्रू होगा। और अगर इनमें से एक बात भी ट्रू है, दरवाज़ा खुला है या लाइट जल रही है, तो एक बात भी अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा। हाँ, अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो फिर हमारे पास ये डिसजंक्शन जो है ये फॉल्स आएगा। तो इसको आप लोग समझें। यहाँ पे फर्ज करें हम बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल P एंड Q। तो मैंने अभी आपको बताया कि P एंड Q जो है उसी वक्त ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगी, P भी ट्रू और Q भी ट्रू। तो यहाँ पे देखें P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इसका मतलब है P एंड Q जो है ये ट्रू होगा। और यहाँ पे देखें P ट्रू है, मतलब दरवाज़ा खुला है और लाइट बंद है, तो हमने तो कहा था दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक चीज़ ट्रू है एक फॉल्स है, इसका मतलब है P एंड Q फॉल्स होगा। इसी तरह यहाँ पे दरवाज़ा बंद है और लाइट जल रही है, तो हमें तो दोनों चीज़ें चाहिए थी, इसका मतलब है ये भी फॉल्स है। और यहाँ पे दोनों ही, ना दरवाज़ा खुला है और ना लाइट जल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी फॉल्स होगा। तो इस तरह से हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे P एंड Q यानी कंजंक्शन का। और इसके बाद हमारे पास है डिसजंक्शन P और Q। तो इसका ट्रुथ टेबल मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक भी ट्रू है तो हम इसको ट्रू लिखेंगे। तो P और Q इसमें से अब तो दोनों ट्रू हैं, तो ये तो ट्रू होगा। P, और यहाँ पे देखें P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि इनमें से एक तो ट्रू है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास देखें बच्चों P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी ट्रू आएगा। और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि अब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो इस तरह से हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे डिसजंक्शन का। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। और इसको हम डिनोट करते हैं P इम्प्लाइज Q, यानी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें दो प्रोपोजिशंस को हम यूज़ करते हैं, P को और Q को। और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं इफ़ P देन Q, यानी अगर P ट्रू है तो फिर Q को ट्रू होना चाहिए। अगर इफ़ P देन Q का मतलब है अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना चाहिए। अगर P फॉल्स है तो हमारे पास जो Q है वो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारी जो स्टेटमेंट जो इम्प्लीकेशन होगी वो ट्रू हमें आंसर देगी। और यहाँ पे रखें कि जो P इम्प्लाइज Q है, इसके अंदर जो हमारे पास P होगा इसे हम एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस बोलते हैं।
एंटीसीडेंट, या फिर इसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और ये जो हमारे पास क्यू होता है बच्चों, इसे हम कॉन्सिक्वेंट या फिर इसको कंक्लूजन भी बोलते हैं। इफ पी देन क्यू को आप बहुत अच्छी तरह समझें। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि अगर P ट्रू है तो फिर Q को ट्रू होना चाहिए इसके अंदर। अगर P फॉल्स है और फिर Q जो मर्जी होता रहे, P ये उसी वक्त गलत होगी, उसी वक्त फॉल्स होगी, इम्प्लीकेशन उसी वक्त सिर्फ फॉल्स होगी जब P तो ट्रू हो और Q फॉल्स हो जाए, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होगी। देखिए मैं इसका भी आपको ट्रुथ टेबल बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया P और यहाँ पे लिख दिया Q, और पहले इनको हम फिल कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे 2 हैं तो 2 की पावर 2 4 इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो आधी को हमने ट्रू लिख लिया, ट्रू ट्रू, और आधी को फॉल्स लिख लिया, फॉल्स फॉल्स। फिर अगले स्टेप में हम इनको मज़ीद हाफ कर लेंगे। ये 2 ट्रू 2 फॉल्स हैं, तो अब 1 ट्रू 1 फॉल्स आएगी और फिर 1 ट्रू और 1 फॉल्स आएगी। और यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ P implies Q। अब देखें P ट्रू है तो Q ट्रू है। देखें P implies Q, P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, इसका मतलब है ये ट्रू है। अब देखें यहाँ पे देखें P तो ट्रू है और अब Q फॉल्स आ गया, यानी हमारा हाइपोथेसिस जो है वो तो ट्रू है और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर P ट्रू है, मैंने अभी आपको बताया, अगर P ट्रू है तो फिर Q को ज़रूर ट्रू होना पड़ेगा, तब हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अब देखें यहाँ पे P ट्रू है और Q फॉल्स आ गया, इसका मतलब है ये फॉल्स है। अब इन दोनों के अंदर हमारा P ही ट्रू नहीं है तो Q जो मर्जी आता रहे, हमारे पास ये जो इसका आंसर होगा ये ट्रू ही होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इनको करना है, इस तरह से हमने इनको समझना है। हम इसकी फिजिकल एग्जांपल दे सकते हैं, रोज़मर्रा के अंदर हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि P को हम लिख लेते हैं कि एक कैप्टन है, कोई भी टीम का कैप्टन है, फ़र्ज़ करें सरफराज है, और यहाँ पे हमने लिख लिया सरफराज एक कैप्टन है टीम का, और उसने कहा, सरफराज ने कहा कि अगर मैं कैप्टन बना तो हम जीत जाएंगे, तो टीम जीत जाएगी। तो P हमारे पास क्या है, सरफराज कैप्टन बना, और Q हम लिख लेते हैं टीम जीत गई। अब देखें सरफराज की स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं कैप्टन बना तो टीम जीत जाएगी। अब देखें बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जब ट्रू होगा तो इसका मतलब है ये काम हुआ है, और फॉल्स होगा इसका मतलब है ये काम नहीं हुआ। तो हम फ्राज की जो सरफराज होगा उसकी स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे आंसर देंगे। जो P implies Q है ये उसकी स्टेटमेंट, यानी उसने हम मैच खेल लिया, टीम ने मैच खेल लिया, और मैच खेलने के बाद हम बता रहे हैं कि उसने सही कहा था या उसने गलत कहा था। तो अब देखें बच्चों, P ट्रू है और Q भी ट्रू है। तो पहले केस के अंदर सरफराज कैप्टन बना और टीम जीत गई। तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि सरफराज ने बात ठीक कही थी कि अगर वो कैप्टन बना तो टीम जीत जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है ये ट्रू है, ये सरफराज की बात को हमने ट्रू कह दिया कि उसने सही बात की थी। उसके बाद अगले स्टेप में देखें P ट्रू है और Q फॉल्स है, इसका मतलब है सरफराज कैप्टन बना और टीम हार गई। तो अब सरफराज की स्टेटमेंट जो थी
वो क्या हुई, वो गलत हुई कि ट्रू हुई? सरफराज ने कहा था मैं कैप्टन बना तो टीम जीत जाएगी। अब देखें सरफराज तो कैप्टन बना है और टीम हार गई है, तो इसका मतलब है उसकी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। अब अगले स्टेप में यहाँ पे सरफराज कैप्टन नहीं बना, पी ही फॉल्स है, सरफराज कैप्टन नहीं बना और टीम जीत गई। अब सरफराज को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सरफराज कहता है कि अगर मैं कैप्टन बनता तब भी टीम जीत जाती, तो इसमें अब उसको, उसकी स्टेटमेंट को और उसको हम गलत नहीं कह सकते, उसको हम फॉल्स नहीं कह सकते, तो इसको हम ट्रू ही कहेंगे। और यहाँ पे देखें सरफराज कैप्टन नहीं बना और टीम हार गई, तो सरफराज ने तो ये कहा था कि अगर मैं कैप्टन बनूंगा तो टीम जीत जाएगी, वो कैप्टन नहीं बना तो टीम हार गई है, तो उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी हमने ट्रू लिखा है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको समझना है, यानी अगर P ट्रू है तो फिर Q को ज़रूर ट्रू होना पड़ेगा, फिर P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, अदरवाइज P इम्प्लाइज Q जो है यानी अदरवाइज अगर P ट्रू है और Q फॉल्स आ जाता है तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा। इसको आप लोगों ने बच्चों समझना है। इसके बाद हमारे पास इम्प्लीकेशन के साथ ही कंडीशनल के साथ ही एक छोटा सा डेफिनेशन है बाई कंडीशनल की। बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल को हम डिनोट करते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P से, दोनों तरफ से इम्प्लीकेशन हो रही होती है ये, और इसको हम लिखते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़, P if and only if Q, यानी P implies Q and Q implies P, दोनों तरफ से होता है बच्चों ये। तो ये उसी वक्त हमारे पास ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी या फिर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, तो उस वक्त ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका कॉलम भी बना के देख लेते हैं हम, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो अब देखें ट्रू इम्प्लाइज ट्रू एंड हम दोनों तरफ से देखना है, तो Q इम्प्लाइज P दोनों तरफ से ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अगर एक बात भी गलत तो ये फॉल्स है, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने बस एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ऐसा कभी नहीं हो सकता, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ऐसा होगा तो आप फॉल्स लिख देंगे और इसके अलावा आप ट्रू लिखेंगे। तो हम चूंकि दोनों तरफ देखेंगे अब, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। आगे देखें, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये तो हो सकता है, लेकिन जब हम Q इम्प्लाइज P देखेंगे, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है। और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पर बच्चों हम इसके लिए भी ट्रू लिखें। तो हमने बाई कंडीशनल तक डेफिनेशन को समझा। आप लोग इसको दोबारा सुनें और ध्यान से अपनी डेफिनेशन को समझें, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।